हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था तारे का अंतिम चरण, उसमें हमने बात की थी जो तारा था वो विकास की मुख्य अवस्था से निकलकर वृद्धावस्था में जा रहा था। ठीक है, हो क्या रहा था तब, जो तारे के जो केंद्र का हाइड्रोजन ईंधन होता है वो समाप्त हो रहा था। ठीक है, जिससे तारा संकुचित होकर गर्म हो रहा था। परंतु जो बाहरी परत होती तारे की, उसमें कंडीशन दूसरी फॉलो हो रही थी। उसमें क्या हो रहा था, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन जारी था। ठीक है, जिससे उसकी जो बाहरी सतह थी वो फैल रही थी। जब कोई सतह फैलती है तो वह ठंडी भी होती है। ठीक है, वह और जब ठंडी होती है तो वह क्या होता है, लाल रंग का दिखाई देने लगता है। तारा क्या होता है, वो लाल रंग का दिखाई देने लगता है, जिसको बोला जाता है रक्त दानव। ठीक है, क्या बोला जाता है, रक्त दानव या सुपर रक्त दानव। इसके बाद क्या होता है, हीलियम जो होता है वो भारी पदार्थों जैसे कार्बन में परिवर्तित होने लगता है, और कार्बन जो होता है वो अन्य भारी पदार्थों जैसे लोहे में परिवर्तित होने लगता है। ठीक है, कार्बन किस में परिवर्तित होने लगता है, भारी पदार्थों जैसे लोहे में। ठीक है, होता क्या है फिर, होता यह है, तारे में एक तीव्र विस्फोट होता है जिसको बोला जाता है सुपरनोवा विस्फोट। क्या बोला जाता है उसको, सुपरनोवा विस्फोट। अब इस सुपरनोवा विस्फोट के आधार पर तारा जो होता है वो तीन दशाओं में जा सकता है, जिसको हमने पढ़ा था, कृष्ण बामन। ठीक है, या न्यूट्रॉन तारा बन सकता है, या ब्लैक होल यानी कि कृष्ण बीवर बन सकता है। ये हमने अब जितना अब हमने पढ़ लिया था इतना तो अब हमने यहाँ पढ़ लिया था। ठीक है, पिछली वीडियो में अब हमने इतने यहाँ तक पढ़ लिया था। अब जो होगा, वो तारा जो होगा वो तीन दशाओं में तो जाएगा, मगर वो जाएगा कैसे। ठीक है, जो सूर्य के जो जैसे तारे होते हैं ना, सूर्य जैसे छोटे तारे, तो यदि उनमें विस्फोट हो, ठीक है, यदि उनमें सुपरनोवा विस्फोट हो तब क्या होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं, यहाँ से अपनी क्लास शुरू करते हैं। आज की जो क्लास है यहाँ से शुरू होगी, ये हमने पिछली वीडियो का बताया। ठीक है, जो सूर्य के जैसे जो छोटे तारे होते हैं ना, यदि अवशेष जो होगा तारे का, जो सुपरनोवा विस्फोट होगा, यदि उससे अवशेष जो होगा सौरिक द्रव्यमान के 1.44 गुने की सीमा के अंदर हो, तो तारा जो होगा ना वो व्हाइट ड्वार्फ यानी कि श्वेत बावन बनेगा, और उसकी जो मृत्यु होगी वो कृष्ण बावन के रूप में उसकी यानी कि ब्लैक ड्वार्फ के रूप में उसकी मृत्यु होगी। अब यो जो होता ना, व्हाइट ड्वार्फ से ब्लैक ड्वार्फ बनने में लगभग 20 अरब वर्ष लगते हैं। अभी तक किसी भी ब्लैक ड्वार्फ तारे को खोजा नहीं गया है। ठीक है, कारण क्या है, देखो कारण ये है क्योंकि टाइम ही इतना लग रहा है, 20 अरब वर्ष। ठीक है, कितना टाइम लगता है, 20 अरब वर्ष। तो अभी तक कोई भी ऐसा तारा बन नहीं पाया है कि कैसा, यानी कि कृष्ण बावन। ठीक है, कृष्ण बावन तारा यानी कि ब्लैक ड्वार्फ तारा अभी तक नहीं बन पाया है कोई भी। नेक्स्ट है अपने पास, नेक्स्ट क्या है, देखो देखो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है। सौरिक द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं, तो सही बात है। चंद्रशेखर सीमा किसे कहते हैं, तो सौरिक द्रव्यमान को ही चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। ठीक है, कैसे भी आ सकता है, सौरिक द्रव्यमान को क्या बोला जाता है, चंद्रशेखर सीमा बोला जाता है। देखो अब हमने बात करी, यदि मध्यम आकार के तारे, अब हमने सूर्य जैसे छोटे आकार के तारों की तो बात कर ली, क्या बनेंगे वे, व्हाइट ड्वार्फ से ब्लैक ड्वार्फ में परिवर्तित बनेंगे, तो व्हाइट ड्वार्फ, मगर जो उनकी मृत्यु जो होगी वो ब्लैक ड्वार्फ के रूप में होगी। ठीक है, यदि अब हम मध्यम आकार के तारे की बात करें, यदि मध्यम, जब सुपरनोवा विस्फोट होता है, ठीक है, यदि अवशेष जो होगा वो मध्यम आकार के तारे के आकार के रूप में हो तो क्या होगा। देखो मध्यम आकार का तारा क्या होगा, यदि अवशेष जो होगा ना भाई, वो 1.44 सौरिक द्रव्यमान से 3 सौरिक द्रव्यमान तक रहने वाले जो तारे होते हैं ना, उनको बोला जाता है मध्यम आकार के तारे। और वो जो होंगे ना, वो न्यूट्रॉन तारे या पल्सर तारे के रूप में परिवर्तित होंगे। वो जो तारे होंगे वो न्यूट्रॉन तारे या पल्सर तारे के रूप में परिवर्तित होंगे। अगर हम बड़े आकार के तारों की बात करें, ठीक है, बड़े आकार के जो तारे होंगे वो 3 सौरिक द्रव्यमान से अधिक अवशेष वाले जो तारे होंगे वो ब्लैक होल, ब्लैक होल को तो सब जानते हैं। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्लैक होल। ठीक है, ब्लैक होल यानी कि कृष्ण वीवर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जिसको कृष्ण छिद्र भी बोला जाता है। ठीक है, तो 3 सौरिक द्रव्यमान से अधिक अवशेष वाले जो तारे होंगे वो क्या बनेंगे, ब्लैक होल में परिवर्तित होंगे। वो ब्लैक होल हम देखते हैं, ब्लैक होल क्या है। ठीक है, ब्लैक होल क्या है यानी कि कृष्ण छिद्र क्या है। देखो ब्लैक होल क्या है, अंतरिक्ष में एक पिंड है ब्लैक होल, और ये पिंड कैसा है, जिस इस पिंड से किसी भी प्रकार का विकिरण, ठीक है, किसी भी प्रकार का विकिरण यानी कि प्रकाश का पलायन वेग भी, ठीक है, को बाहर नहीं निकल सकता। ठीक है, क्या है, ये अंतरिक्ष में एक पिंड है जिससे किसी भी प्रकार का विकिरण बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि इसका घनत्व भी बहुत हाई है। ठीक है, जो इसका डेंसिटी है वो बहुत ऊपर है।
ठीक है, और इसका गुरुत्वाकर्षण भी बहुत अधिक है। किसका? ब्लैक होल का। देखो इसे दूरबीन से भी नहीं देखा जा सकता, ठीक है, ब्लैक होल को दूरबीन से भी नहीं देखा जा सकता। इसका गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक है कि यह प्रकाश को भी यदि प्रकाश को भी बच नहीं निकलने देता, ठीक है, प्रकाश भी इससे नहीं गुजर सकता, ठीक है, यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता, ठीक है। इससे देखो प्रकाश तो इससे गुजर ही नहीं सकता, ठीक है, प्रकाश तो इससे बाहर आ ही नहीं आ सकता, ठीक है। अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता, और इसको दूरबीन से भी नहीं देखा जा सकता। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है, ब्लैक होल से संबंधित। इसका गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक है कि यह प्रकाश को भी नहीं बच निकलने दे सकता, ठीक है, प्रकाश को भी बच नहीं निकलने दे सकता। देखो ब्लैक होल जो संबंधी जो प्रथम सूचना थी वो डॉक्टर किसने दी थी? चंद्रशेखर ने दी थी, ठीक है। कब दी थी? 1930 में, ठीक है, 1930 में बताया था, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास, देखो जब हम ब्लैक होल, देखो ब्लैक होल जब बनेगा, कोई तारा ब्लैक होल में परिवर्तित होगा, यदि उसके साथ कोई छोटा तारा आ जाए तब क्या होगा भाई, ठीक है, यदि उसके साथ कोई छोटा तारा मिल जाए, यानी कि ब्लैक होल की टक्कर किसी छोटे तारे से हो जाए, तो होगा क्या? देखो एक बहुत तकड़ी रोशनी निकलेगी, ठीक है, बहुत हाई रोशनी निकलेगी, यानी कि बहुत सारी उसमें से रोशनी रोशनी निकलेगी, और बाद में वो तारे में, यानी वो तारा जो होगा ब्लैक होल में, ब्लैक होल उसको खींच लेगा अपने अंदर, ठीक है, ब्लैक होल खींच लेगा और रोशनी बाद में बंद हो जाएगी। अब हम एक नोट पॉइंट देखते हैं। देखो जो डॉक्टर एस चंद्रशेखर हैं, इनके भतीजे थे सीवी रमन, ठीक है, सीवी रमन। सीवी रमन ने क्या खोज की थी? रमन प्रभाव की खोज की थी। तारे क्यों टिमटिमाते हैं ये भी बताया था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सीवी रमन किसके भतीजे हैं? डॉक्टर एस चंद्रशेखर के भतीजे हैं, और इन्होंने क्या पता लगाया है? भौतिक विज्ञान के बहुत ही नोबेल शास्त्री हैं, ठीक है, इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है, दोनों को ही मिला है, चंद्रशेखर को भी और सीवी रमन को भी, ठीक है। तो इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की है, और तारे क्यों टिमटिमाते हैं ये इन्होंने ही बताया है, चंद्रशेखर के भतीजे सीवी रमन ने, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। तो हमारा होगा सौरमंडल, ठीक है, सौरमंडल की शुरुआत होगी अगली क्लास से। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा शेयर जरूर करें।